नमस्कार। आज मैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में चर्चा करूंगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, यह बच्चों में कैसे प्रेजेंट करता है, क्या कारण है और इसका क्या इलाज है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ हैवी प्रोटीनूरिया ग्रेटर देन 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे एंड हाइपोवॉल्यूमिया सीरम बिलिरुबिन लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर। मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रोटीनूरिया बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे के अनुसार होता है, और हाइपोवॉल्यूमिया जो सीरम बिलिरुबिन लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ईडमा रिजल्ट ड्यू टू फॉल इन द प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर एंड hypovolemia and stimulation of renin, angiotensin, aldosterone axis with the salt and water retention। बच्चे को जो ईडमा हो जाता है वो चूँकि एल्बुमिन लॉस होने के कारण ऑन्कोटिक प्रेशर कम जाता है और हाइपोवोलेमिक होने लगता है। इसके कारण क्या है ना कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन एक्सिस स्टिमुलेट हो जाता है और इसके कारण साल्ट एंड वाटर का रिटेंशन होने लगता है। The pathogenesis of edema may be different in other patients who show primary sodium retention and an expanded intracellular volume। और जो edema का और भी कारण हो सकते हैं डिफरेंट लोगों में, जिसमें कि सोडियम का रिटेंशन हो सकता है और इससे इंट्रासेलुलर वॉल्यूम बढ़ जाती है। हाइपोअल्बुमिनेमिया also induces hepatic synthesis of lipoprotein resulting in हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। हाइपोअल्बुमिनेमिया के कारण लीवर में जो है ना लिपोप्रोटीन्स का सिंथेसिस बढ़ जाता है, जिसके कारण हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होने लगता है। सम पेशेंट में शो माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया एंड हाइपरटेंशन। कुछ मरीजों में कभी कभी माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया मिलते हैं, पेशाब में हल्का सा खून आता है और हाइपरटेंशन भी हो सकता है। More than 19% of childhood nephrotic syndrome is primary और idiopathic। 90% चाइल्डहुड में जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वो प्राइमरी होता है या इडियोपैथिक, मतलब जिसका कोई काउज नहीं पता चलता है। अदर काउजेस सच एज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का और भी काउज क्या हो सकता है? एमाइलोइडोसिस, वैस्कुलाइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस एंड हेपेटाइटिस बी नेफ्रोपैथी आर द इनफ्रीक्वेंट। मतलब ये सब काउजेज हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड। स्टेरॉयड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम 80 to 85% एंड स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम 10 to 15% केसेज। मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में 2 प्रकार के होते हैं, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रिस्पॉन्स के आधार पर बांटा गया है। एक होता है स्टेरॉयड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि 80 से 85% लोगों में मिलता है, बच्चों में मिलता है, और दूसरा स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि 10 से 15% केस में मिलता है। बेस्ड ऑन द हिस्टोलॉजी द 2 कैटेगरीज आर रिकॉग्नाइज्ड। 1 नॉन प्रोफिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी पॉपुलरली termed as minimal change disease और nephrotic syndrome MCD, minimal change nephrotic syndrome, and number 2 nephrotic syndrome with significant glomerular disease। मतलब कि कैटेगरी के आधार पर जो दिए गए हैं उसको 2 प्रकार में फिर पाए जाते हैं। एक होता है नॉन प्रोफिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी, जो कि पहले जाना जाता था मिनिमल चेंज डिजीज और नेफ्रोटिक सिंड्रोम MCD और MCNS। दूसरा का होता था नेफ्रोटिक सिंड्रोम विद द सिग्निफिकेंट ग्लोमेरुलर डिजीज। मतलब दूसरे प्रकार के नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किडनी में बहुत ज़्यादा जा कर के प्रॉब्लम रहता था। द लैटर, जैसे नेफ्रोटिक सिग्निफिकेंट ग्लोमेरुलर लीजन में द लैटर इंक्लूड फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेसेंजियल ग्लोमेरुलोनेफ्रोटिक सिंड्रोम, C3 ग्लोमेरुलोपैथी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी इज अनकॉमन। और जो दूसरे प्रकार का होता है सिग्निफिकेंट ग्लोमेरुलर डिजीज, उनमें से जाकर के मिलता है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेसेंजियल प्रोफिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड C3 ग्लोमेरुलोपैथी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी।
स्टेरॉयड सेंसिटिव यूजुअली MCNS मतलब मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम हैज सेटिस्फैक्ट्री लॉन्ग टर्म आउटकम। जो स्टेरॉयड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कि मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, इसका जो प्रोग्नोसिस होता है अच्छा होता है। इन कंट्रास्ट टू द स्टेरॉयड रेजिस्टेंट फॉर्म यूजुअली एसोसिएटेड विद द सिग्निफिकेंट ग्लोमेरुलर डिजीज हैज ए लेस सेटिस्फैक्ट्री कोर्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट शो प्रोग्रेसिव किडनी फेल्योर। और जो स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, इसका जाकर के रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होता है और इसमें मरीज का अंत में जाकर के किडनी फेलियर हो जाता है। फीचर ऑफ इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसको हम लोग जाके एक टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। कॉलम नंबर 1 में है फीचर, कॉलम नंबर 2 में मिनिमल लीजन एंड कॉलम नंबर 3 में सिग्निफिकेंट लीजन। एज ऑफ ऑनसेट 2 to 6 ईयर इन मिनिमल लीजन एंड सिग्निफिकेंट लीजन जनरली ओल्डर चिल्ड्रन में मिलता है। सेक्स हाइयर इन बॉयज, मिनिमल लीजन में हाइयर इन बॉयज होता है सेक्स में, और सिग्निफिकेंट लीजन में इक्वल आता है। माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया इनफ्रीक्वेंट, मिनिमल लीजन में कभी कभी मिलता है और सिग्निफिकेंट लीजन में यूजुअल मतलब अक्सर मिलता है। ब्लड प्रेशर मिनिमल लीजन में नॉर्मल मिलता है और सिग्निफिकेंट लीजन में नॉर्मल भी मिल सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। रीनल बायोप्सी, इसमें मिनिमल चेंज में नॉर्मल मिलेगा। ग्लोमेरुलाई एंड ओकेजनली IgM डिपोजिट, ग्लोमेरुलाई में कभी कभी जाकर के इसमें IgM डिपोजिट मिल सकता है। सिग्निफिकेंट डिजीज में वेरिंग चेंजेस C3 एंड इम्यूनोग्लोबुलिन डिपोजिट मिल सकता है। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मिनिमल चेंज डिजीज नॉर्मल और हाई एंड सिग्निफिकेंट डिजीज GFR नॉर्मल और रिड्यूस्ड होता है। सीरम C3 कॉम्प्लीमेंट C3 मिनिमल चेंज में नॉर्मल एंड सिग्निफिकेंट डिजीज में लो इन C3 ग्लोमेरुलोपैथी में मिलेगा। सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया मिनिमल चेंज में हाई होता है और उसमें सिग्निफिकेंट डिजीज में लो होता है। रिस्पॉन्स टू स्टेरॉयड रिमिशन इन 19% इन मिनिमल डिजीज, और इसमें सिग्निफिकेंट डिजीज में अनसेटिस्फैक्ट्री वेरिएबल रिस्क ऑफ प्रोग्रेसिव रीनल डिजीज। प्रोग्नोसिस इसमें गुड होता है और उसमें बैड होता है। स्टेरॉयड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम अकाउंट्स फॉर 80% केसेस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन। मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम 80% केसेस में मिलते हैं। रीनल बायोप्सी डज नॉट शो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटीज ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी। रीनल बायोप्सी लाइट माइक्रोस्कोपी में कोई विशेष ज़्यादा खराबी नहीं दिख पाता है। इन ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी शोज नॉन स्पेसिफिक इफेसमेंट ऑफ एपिथेलियल फूड प्रोसेस, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में नॉन स्पेसिफिक इफेसमेंट ऑफ द एपिथेलियल फूड प्रोसेस मिलते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडी डू नॉट डिमोस्ट्रेट डिपोजिशन ऑफ इम्यून रिएक्टेंट एक्सेप्ट ओकेजनल मैसेंजर IgM, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में किडनी में कभी कभी इम्यून कॉम्प्लेक्स मिलते हैं मैसेंजर IgM में। पेशेंट विद द फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस सीन इन लेस देन 10 to 50% केसेज ऑफ स्टेरॉयड सेंसिटिव डिजीज शो एविडेंस ऑफ स्क्लेरोसिस इन्वॉल्विंग ए सेगमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलर टफ्ट। जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है वो 10 से परसेंट केसेज में मिलते हैं और ये स्टेरॉयड सेंसिटिव होते हैं, और इसमें जाके ग्लोमेरुलर टफ्ट में स्क्लेरोसिस मिलते हैं। द पैथोजेनेसिस ऑफ मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ऑब्सक्योर, मतलब जो पैथोजेनेसिस होता है मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, अभी कोई इसका बारे में डिटेल नहीं जानकारी मिल पाई है। देयर इज एविडेंस ऑफ perturbed सेल मीडिएट इम्यूनिटी which through undefined mechanism alter the perm selectivity of the glomerular filter resulting in proteinuria। मतलब एक थेसिस है कि डिस्टर्ब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण वो सिलेक्टिविटी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण जाकर के प्रोटीनूरिया होती है।
A significant proportion of patients during relapse shows evidence of Th2 polarization and some shows disturbed T regulatory oblique Th17 axis। कुछ मरीज जो देखा गया है जो कि रिलैप्स करते हैं उसमें Th2 पोलराइजेशन मिलता है और कुछ में जाकर के डिस्टर्ब T रेगुलेटरी एंड Th17 एक्सिस का डिस्टर्बेंस मिलती है। क्लिनिकल फीचर्स: द ऑनसेट इज इंसिडियस विथ इडिमा फर्स्ट नोटिस अराउंड द आईज एंड सब्सिक्वेंटली ऑन द लेग्स। इट इज सॉफ्ट एंड पिट इजिली ऑन प्रेशर। क्लिनिकल फीचर में सबसे धीरे धीरे ये मिलता है इंसिडियस, इडिमा मतलब सूजन मिलता है जो कि सुबह में आँख के चारों तरफ मिलेगा शुरू में, बाद में ये पैर की ओर भी बढ़ता है। इडिमा जो है ना सॉफ्ट में मुलायम रहता है और पीट करने पर ये पीटिंग हो जाता है। ग्रेजुअली इडिमा बिकम जनरलाइज एंड एसाइटिस हाइड्रोथोरैक्स हाइड्रोसिल विथ इंक्रीजिंग इडिमा यूरिन आउटपुट में फॉल। मतलब धीरे धीरे इडिमा जो है ना जनरलाइज पूरे शरीर में हो जाता है और मरीज को एसाइटिस हो सकता है, हाइड्रोथोरैक्स हो सकता है और हाइड्रोसिल हो सकता है। विथ इंक्रीजिंग इडिमा यूरिन आउटपुट में फेल और जाके यूरिन आउटपुट कम जाता है। द ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, सस्टेंड एलिवेशन सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट ग्लोमेरुलर लीजन। ब्लड प्रेशर जो है ना मरीज का नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब इसमें ग्लोमेरुलर डिजीज में प्रॉब्लम है। द ब्लॉटेड अपीयरेंस एंड रिलेटिव वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड इज मिसलीडिंग एंड आफ्टर द लॉस ऑफ इडिमा सीवियर मसल वेस्टिंग इज रिवील्ड। इन्फेक्शन में बी प्रेजेंट एट द ऑनसेट एंड ड्यूरिंग द रिलैप्स। मतलब मरीज देखने में मोटा उटा लगता है, इससे लगता है कि मरीज अच्छा है, लेकिन जैसे ही इडिमा कम होता है तो उसका मसल वेस्टिंग पता चलने लगता है और इन्फेक्शन मरीज को शुरू में हो सकता है या रिलैप्स के दौरान हो सकता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग: यूरिनलाइसिस शो हैवी 3+ to 4+ प्रोटीनूरिया। अगर यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं तो प्रोटीनूरिया बहुत होता है, 3+ या 4+ में मिलेगा। ग्रॉस हेमेचूरिया, परसिस्टेंट माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया सजेस्ट द लाइक्लीहुड ऑफ सिग्निफिकेंट ग्लोमेरुलर डिजीज। हाइलिन और ग्रैनुलर कास्ट में भी प्रेजेंट। अगर मरीज को ग्रॉस हेमेचूरिया मिल रहा है या परसिस्टेंट माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया भी मिल रहा है तो मरीज को सिग्निफिकेंट ग्लोमेरुलर लीजन हो सकता है। मरीज को हाइलिन और ग्रैनुलर कास्ट भी मिल सकता है। सीरम एल्बुमिन इज लो एंड वैल्यूज लेस देन 1 ग्राम पर डेसीलीटर आर नॉट अनकॉमन। सीरम एल्बुमिन लेवल कम हो जाता है और कभी कभी यह 1 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम मिलता है। ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल आर विद इन द नॉर्मल रेंज एक्सेप्ट इफ देयर इज ए हाइपोवोलेमिया और AKI एक्यूट किडनी डिजीज। ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल मिलता है, कभी कभी हाइपोवोलेमिया हो सकता है या एक्यूट किडनी डिजीज में जाकर के मिल सकता है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में इम्पार्ट ए मिल्की अपीयरेंस ऑफ द प्लाज्मा और मरीज के प्लाज्मा में हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के कारण मिल्की अपीयरेंस मिलता है। ब्लड लेवल ऑफ IgG आर लो, C3 लेवल आर नॉर्मल। अगर ब्लड लेवल में IgG लेवल कम होता है और C3 लेवल जो होता है वो नॉर्मल होता है। Evaluation at onset of nephrotic syndrome include urinalysis for proteinuria, red cell and cast, a spot protein to creatinine ratio, blood level of the urea, creatinine, albumin, cholesterol, complete blood count and tuberculin test। अब पेशेंट का इवैल्यूएशन में हम लोग करते हैं, यूरिनलाइसिस करते हैं जिसमें प्रोटीनियर मिलेगा, रेड सेल कास्ट मिलेगा और अदर रेड कास्ट मिलेगा। स्पॉट प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो देखते हैं, ब्लड लेवल ऑफ द यूरिया, क्रेटिनिन, एल्बुमिन एंड कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं एंड ट्यूबरकुलिन टेस्ट देखते हैं। Depending on the clinical and laboratory finding, the following additional test may be required.
और क्लिनिकल लक्षण के बाद हम लोग निम्न चीज़ और भी देखते हैं, जैसे C3 एंड एंटी स्टेप्टोलाइसिन O इफ ग्रॉस और परसिस्टेंट माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, चेस्ट एक्सरे, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, रिसेंट जॉन्डिस, रेज लेवल ऑफ ट्रांसएमिनेज, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, सस्पेक्टेड सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, यूरिन कल्चर, सस्पेक्टेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। A kidney biopsy is not required to confirm the diagnosis of minimal change nephrotic syndrome prior to starting the treatment. किडनी बायोप्सिस मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक डिजीज में ज़रूरी नहीं होता है जब हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ए बायोप्सी इज एडवाइज्ड इन ए चिल्ड्रेन विथ ए टिपिकल फीचर एट द ऑनसेट, और हम लोग किडनी बायोप्सी उन लोग में कराते हैं जहां कोई एटिपिकल फीचर मिले, जैसे एज बिलो 12 मंथ, 12 महीने से कम का है, ग्रॉस और परसिस्टेंट माइक्रोस्कोपिक हेमिचूरिया है, लो ब्लड C3 लेवल है, हाइपरटेंशन है, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन है, और फीचर ऑफ अंडरलाइंग सिस्टेमिक डिजीज, IgA वैस्कुलाइटिस, सिस्टेमिक लूपस, ये सब कारण से हम लोग जाकर के किडनी बायोप्सी कराते हैं। पेशेंट विद द स्टेरॉयड रेजिस्टेंस, lack of complete remission despite 6 weeks daily therapy with the prednisolone requires a biopsy to determine the underlying disorder। और कोई स्टेरॉयड रेजिस्टेंस का कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जो कि 6 सप्ताह तक ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो रिमिशन में नहीं जाता है, तब उसका हम लोग किडनी बायोप्सिस करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ इनिशियल एपिसोड, मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्या हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। द चाइल्ड शुड रिसीव हाई प्रोटीन डाइट, चाइल्ड को प्रोटीन डाइट अधिक देना है। सॉल्ट इज रिस्ट्रिक्टेड, नमक को थोड़ा कम करना है। टू द अमाउंट यूजुअल कुकिंग विद द नो एक्स्ट्रा सॉल्ट, जो घर में खाना बनता है वही देना है, ऊपर से कोई सॉल्ट नहीं देना चाहिए। एनी एसोसिएटेड इन्फेक्शन इज ट्रीटेड, और साथ में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसका इलाज करना चाहिए। पेशेंट शुड बी स्क्रीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, और इस तरह के बच्चे में ट्यूबरकुलोसिस का भी स्क्रीनिंग होना चाहिए। डायरेटिक आर एडमिनिस्टर्ड कॉशसली ओनली इफ द इडमा इज सिग्निफिकेंट, ओवर जिलस फ्लूइड लॉस इज अवॉइडेड। डायरेटिक अगर जाकर के इडमा पूरा मिल रहा है तब देना चाहिए, अधिक जाकर के डायरेटिक का प्रयोग और फ्लूइड लॉस नहीं करना चाहिए। फ्रूशेमाइड 1 to 4 मिलीग्राम पर kg पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेस, एलॉन विथ और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोलैक्टोन 2 to 3 मिलीग्राम पर kg पर डे इन 2 डिवाइडेड डेज इज एडिक्वेट। डायरेक्टिस में हम लोग फ्रूशेमाइड देते हैं 1 to 4 मिलीग्राम पर kg पर डे के अनुसार 2 विभाजित डोज में, और इसके साथ एल्डोस्टेरोन भी यूज करते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोलैक्टोन 2 से 3 मिलीग्राम पर kg पर डिवाइडेड डोज में, ये पोटासियम स्पेरिंग, पोटासियम को बचाने के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉयड थेरेपी रिजल्ट इन एवोल्यूशन ऑफ प्रोटीनूरिया रिमिशन, जिसको बोलते हैं, यूजुअली बाय 10 to 14 डेज, डायरोसिस एंड लॉस ऑफ इडिमा। कॉर्टिकोस्टेरॉयड प्रेडनिसोलोन देने के बाद प्रोटीनूरिया निकलना बंद हो जाता है, जिसको हम लोग रिमिशन कहते हैं। यह जनरली 10 से 14 दिन में होता है, और इसके बाद मरीज में डायरोसिस और इडिमा समाप्त होता है। The first episode of nephrotic syndrome should be treated adequately both in terms of dose and duration of corticosteroid, since this is considered an important determinant of long-term course। और जो फर्स्ट एपिसोड नेफ्रोटिक सिंड्रोम का आता है, इसमें जाकर के कॉर्टिकोस्टेरॉइड का पूरा डोज देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है लॉन्ग टर्म इसका कोर्स के लिए। ओनली प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोन आर द प्रूवन बेनिफिट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीनूरिया, और इसमें सिर्फ प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोन ही देना चाहिए। आइदर ऑफ द एजेंट इज गिवन एट ए डोज ऑफ 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे और 2 मिलीग्राम पर kg पर डे, मैक्सिमम 60 मिलीग्राम फॉर 6 वीक्स, फॉलोड बाय 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर और 1.5 मिलीग्राम पर kg
per kg maximum as a single morning days on alternate day for next 6 weeks। मतलब इसका मेन इलाज है प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोन, जो कि 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे के अनुसार या 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे, मैक्सिमम 60 मिलीग्राम, जो कि 6 सप्ताह के लिए देते हैं। उसके बाद 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर और 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, मैक्सिमम 40 मिलीग्राम दे सकते हैं। सिंगल मॉर्निंग डोज में देते हैं और अल्टरनेट थेरेपी देते हैं नेक्स्ट 6 वीक्स के लिए। थेरेपी विद द कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज देन स्टॉप। अब हम लोग जा कर के 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट एंड 1.5 मिलीग्राम बॉडी वेट जो 6 सप्ताह के लिए देते हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉप कर देते हैं। एक्सटेंडेड इनिशियल थेरेपी बियॉन्ड 12 वीक्स इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ स्टेरॉयड साइड इफ़ेक्ट। अगर 12 से सप्ताह से ज़्यादा हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो मरीज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना है। विद द सिग्निफिकेंट बेनिफिट एंड इज़ नॉट रिकमेंडेड। और इसको हम ला के 12 सप्ताह से ज़्यादा नहीं चलाने की अनुमति दिया जाता है। पेरेंट्स एजुकेशन, और इस बीमारी के बारे में पेरेंट को एजुकेट करना ज़रूरी होता है। द पेरेंट शुड बी एक्सप्लेन्ड अबाउट द डिजीज एंड द यूजुअल कोर्स एंड देयर कोऑपरेशन इंश्योर्ड। मरीज को बीमारी के बारे में बताना चाहिए और ये कैसे होता है और क्या उसको इसमें सहायता करना है। दे आर टॉट टू एग्जामिन यूरिन फॉर द प्रोटीन एंड विच शुड बी डन पीरियोडिकली टू डिटेक्ट ए रिलैप्स। और मरीज को सिखाना चाहिए कैसे यूरिन में हम लोग प्रोटीन का पता लगाते हैं, ताकि जैसे रिलैप्स हो तो उसको पता चल सके। नो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन आर नेसेसरी अनलेस देयर इज ए परसिस्टेंट इडिमा और हाइपरटेंशन। इसमें डाइटरी की कोई बाध्यता नहीं रहता है जब तक कि उसे मरीज को इडिमा ज़्यादा हो या हाइपरटेंशन हो। द चाइल्ड शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। मरीज जो है ना स्पोर्ट्स और फिजिकली एक्टिविटी में भाग ले सकता है। सब्सिक्वेंट कोर्स अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% patient have only a single episode of the illness while the majority show relapse। मतलब 20 से 25% मरीज में ओनली सिंगल एपिसोड आता है और वो रिमिशन में हो जाता है, लेकिन अधिकतर मरीजों में यह रिलैप्स करता है। सम पेशेंट हैव 2 or less relapses in a year। इनफ्रीक्वेंट रिप्लेसर, अगर मरीज 2 से कम रिप्लेस एक साल में रिलैप्स करते हैं तो इसको इनफ्रीक्वेंट रिलैप्सर बोलते हैं। वाइल अदर्स हैव 3 or more तो फ्रीक्वेंट रिलैप्सर बोलते हैं। अगर ये जाके 3 या 3 से अधिक बार एक साल में रिलैप्स करें तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट रिलैप्सर। अबाउट 15 to 20% remains in remission while on prednisolone therapy but relapse when the medication is reduced or within 2 weeks of its discontinuation steroid dependent। 15 से 20% जो है वो रिमिशन में ही रहते हैं स्टेरॉयड रोकने के बाद भी, लेकिन कुछ मरीज जो है मेडिकेशन रोकने के 2 सप्ताह के अंदर अगर रिलैप्स करते हैं तो इसको हम लोग स्टेरॉयड डिपेंडेंट बोलेंगे। About 10% patient either do not achieve remission despite adequate with prednisolone, either at the onset initial steroid resistance or later in the disease course late steroid resistance। 10% मरीज जो है ना स्टेरॉयड में रिमिशन में नहीं आते हैं, या तो शुरुआती दौर में तो इसको बोलते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस, या बाद में बीमारी के कभी भी पीरियड में तो इसको लेट स्टेरॉयड रेजिस्टेंस बोलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिलैप्स का क्या हम लोग मैनेज करेंगे। रिलैप्स आर ऑफ्टन ट्राइगर्ड बाय द माइनर इन्फेक्शन। कभी कभी रिलैप्स कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें हो जाता है। सिम्टोमेटिक थेरेपी ऑफ infectious illness might result in remission in low grade 1 to 2 plus proteinuria। अगर मरीज़ को इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं तो रिमिशन अपने आप हो जाता है लो ग्रेड प्रोटीनूरिया में। परसिस्टेंट ऑफ 3 to 4 प्लस प्रोटीनूरिया रिक्वायर ट्रीटमेंट ऑफ रिलैप्स। अगर प्रोटीनूरिया 3 या 4
प्लस हो तो इसमें जाके ट्रीटमेंट रिलैप्स का करते हैं। प्रेडनिसोलोन गिवन एट ए डोज ऑफ 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे until protein is negative and trace for these 3 consecutive days and then alternate days a days of 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर फॉर 4 वीक्स। मरीज को जो है रिलैप्स में हम लोग प्रेडनिसोलोन देते हैं 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे के अनुसार 3 दिन के जब तक देते हैं जब तक कि 3 दिन तक कंटिन्यूअस प्रोटीन नहीं पता चले, और उसके बाद हम लोग 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देते हैं अनदर 4 वीक्स के लिए। दस ट्रीटमेंट फॉर ए रिलैप्स यूजुअली लास्ट फॉर 5 to 6 वीक। रिलैप्स का ट्रीटमेंट 5 से 6 सप्ताह के लिए करते हैं। फर्स्ट 2-3 रिलैप्स आर ट्रीटेड इन दिस मैनर, और पहला जो है 2 से 3 रिलैप्स इस तरह से हम लोग इलाज करते हैं। वंस द पैटर्न ऑफ रिलैप्स इज नोन थेरेपी इज इंडिविजुअलाइज्ड, और रिलैप्स का जो पैटर्न पता चलने के बाद हर एक पेशेंट में अलग अलग तरह से थेरेपी हम लोग करते हैं। पेशेंट विद द इनफ्रीक्वेंट रिलैप्सेस कंटिन्यू टू रिसीव ट्रीटमेंट फॉर द इंडिविजुअल रिलैप्स, और जो मरीज में कभी कभी रिलैप्स हो जाता है तो उस मरीज को उसी अनुसार हम लोग इलाज करते हैं। फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस एंड स्टेरॉयड डिपेंडेंस। पेशेंट विद द फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस और स्टेरॉयड डिपेंडेंस रिक्वायर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन डिजीज इन रिमिशन विदाउट एट रिस्क ऑफ स्टेरॉयड इफेक्ट। मतलब जो पेशेंट बार बार रिलैप्स कर रहा है और स्टेरॉयड पर डिपेंड है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म देते हैं स्टेरॉयड का डिजीज रिमिशन में रखने के लिए, और ये भी ध्यान में रखते हैं कि स्टेरॉयड का साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। लॉन्ग टर्म अल्टरनेट डे प्रेडनिसोलोन। फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ ए रिलैप्स द डोज ऑफ प्रेडनिसोलोन इज tapered to maintain the patient in remission, usually a small dose given on alternate days for 9 to 18 months, और लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड अल्टरनेट डे हम लोग देते हैं कम से कम मरीज को एक दिन बीच करके 9 से 18 महीने के लिए। दिस स्ट्रेटजी इज इफेक्टिव इन मेंटेनिंग रिमिशन इन मेनी पेशेंट विद द फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस। यह जो स्ट्रेटजी है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है रिमिशन के लिए जो बार बार रिलैप्स करते हैं। सिंस इन्फेक्शंस प्रेसिपिटेट रिलैप्सेज, और इन्फेक्शन जो है रिलैप्स को प्रेसिपिटेट बढ़ा देता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्मॉल डेली डोजेज 5 to 7 days स्टार्टिंग एट द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शंस में प्रिवेंट द रिलैप्सेज, और इन्फेक्शन के समय रिलैप्स कॉमन है, इसीलिए जब इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं तो शुरू के 5-6 दिन तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, इससे रिलैप्स ठीक हो जाता है। पेशेंट विद द रिपीटेड रिलैप्सेज व्हाइल ऑन लॉन्ग टर्म थेरेपी शुड बी कंसिडर्ड फॉर ट्रीटमेंट विद द स्टेरॉयड स्पेरिंग एजेंट, और जो मरीज लॉन्ग टर्म हम लोग थेरेपी देते हैं रिलैप्सर को उसमें हम लोग एक स्टेरॉयड स्पेरिंग एजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेरॉयड स्पेरिंग एजेंट। द एडिशनल यूज ऑफ ए मेडिकेशन शुड बी कंसिडर्ड इन पेशेंट विद prednisolone threshold for maintaining remission higher than 0.5 to 0.7 milligram per kg on alternate day, and to feature of corticosteroid toxicity, growth failure, hypertension and cataract. लॉन्ग टर्म रिलैप्सर में हम लोग जा कर के अल्टरनेट स्टेरॉयड का हम लोग दवा देते हैं। अगर प्रेडनिसोलोन थ्रेशोल्ड बढ़ जाए 0.5 से 0.7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑन अल्टरनेट डे के पर, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कोई टॉक्सिसिटी अपीयर होने लगे जैसे कि ग्रोथ फेल्यूर हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए और कैटरैक्ट हो जाता है, तो उसमें हम लोग रिलैप्सर में स्टेरॉयड स्पेरिंग एजेंट देते हैं। लीवामिशॉल। दिस मेडिकेशन इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग रिलैप्सेज इन पेशेंट विद फ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग और स्टेरॉयड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। लीवामिशॉल हम लोग उसमें देते हैं जो कि बार बार रिलैप्स करता है या स्टेरॉयड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। आफ्टर इंड्यूसिंग रिमिशन लीवामिशॉल इज एडमिनिस्ट्रेड एट ए डोज ऑफ 2 to 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑन अल्टरनेट डे। लीवामिशॉल को
2 से 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देते हैं अल्टरनेट डे पर। अल्टरनेट डे प्रेडनिसोलोन इज गिवन इन टैपरिंग डोजेज एंड डिसकंटिन्यू ओवर 3 to 4 मंथ, और साथ में अल्टरनेट डे प्रेडनिसोलोन देते हैं और उसको धीरे धीरे हम लोग टैपर कर लेते हैं 3 से 4 महीने में। ट्रीटमेंट विद द लिवामिसोल इज गिवन फॉर 1 to 2 years और लॉन्गर। लिवामिसोल का ट्रीटमेंट हम लोग 1 से 2 साल तक दे सकते हैं। चीफ साइड इफ़ेक्ट इज लीकोपेनिया भी शुड बी मॉनिटर्ड एवरी 2 मंथ, और इसका साइड इफ़ेक्ट लीकोपेनिया होता है जो कि हर 1-2 महीना पर इसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। साइक्लोफॉस्फामाइड। ट्रीटमेंट विद द साइक्लोफॉस्फामाइड एंड अल्टरनेट डे प्रेडनिसोलोन इज इफेक्टिव इन पेशेंट विद द फ्रिक्वेंट रिलैप्सिंग और स्टेरॉयड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। साइक्लोफॉस्फामाइड और अल्टरनेट प्रेडनिसोलोन के साथ हम लोग देते हैं जो फ्रीक्वेंट रिलैप्सर रहता है या स्टेरॉयड से डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। एट 12 वीक कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट में इंड्यूस लॉन्ग टर्म रिमिशन इन 30 to 40% केसेज। 12 सप्ताह का जो ट्रीटमेंट देने के बाद इसमें रिमिशन 30 से 40% मरीजों में मिलता है। There is a risk of gonadal toxicity and malignancy, although at the dosage and duration used, these risks are minimal. लेकिन साइक्लोफॉस्फामाइड में टॉक्सिसिटी जो होता है गोनाडल टॉक्सिसिटी होता है और कभी कभी मैलिग्नेंसी होता है, लेकिन जितना कम डोज में हम लोग यूज करते हैं ये बहुत कम होता है। However, a second course of treatment with the medication is not advised, और साइक्लोफॉस्फामाइड का सेकेंड कोर्स हम लोग नहीं देते हैं। माइकोफेनोलेट मोफेटिल। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट विद द एजेंट इज स्टेरॉयड स्पेयरिंग एंड इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग रिलैप्स रेट। माइकोफेनोलेट मोटिव को जो है ना स्टेरॉयड स्पेयरिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं और फ्रिक्वेंट रिलैप्सर में यूज करते हैं। The lack of renal, hemodynamic and metabolic toxicity make it an alternative to calcineurin inhibitors, और इसमें जो इसका टॉक्सिसिटी रीनल, हेमोडायनेमिक और मेटाबॉलिक पर नहीं होता है, इसीलिए कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर्स का ही अल्टरनेटिव के रूप में उपयोग करते हैं। चीफ साइड इफेक्ट इंक्लूड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया, ल्यूकोपेनिया। इसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट होता है, डायरिया होता है और लीकोपेनिया होता है। डोज ऑफ मेडिकेशन इज 800 to 1000 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेज फॉर 12 to 36 मंथ, और इसका डोज जो होता है 800 से 1000 पर मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर 2 डोज डिवाइड में देते हैं 12 से 36 महीने तक। Monitoring of mycophenolic acid AUC is recommended to guide therapy but not easily available. Tapering doses of prednisolone are given for 3 to 6 months, और इसका जो मॉनिटरिंग करते हैं माइकोफेनोलिक यूरिक एसिड AUC के द्वारा, लेकिन यह सब जगह उपलब्ध नहीं है, और साथ में जो प्रेडनिसोलोन का टैपरिंग डोज 3 से 6 महीने तक हम लोग देते हैं। Cyclosporin and tacrolimus therapy with either of these agent is indicated in patient that fails to benefit with other steroid sparing agent or so high steroid threshold with the steroid toxicity। ये जो 2 दवा है साइक्लोस्पोरिन ए और टैक्रोलिमस हम लोग जाके उस स्थिति में प्रयोग करते हैं जब दूसरे स्टेरॉयड स्पेयरिंग एजेंट काम नहीं करते हैं या हाई थ्रेशोल्ड स्टेरॉयड थ्रेशोल्ड हो जाए या स्टेरॉयड टॉक्सिसिटी होने लगे। साइक्लोस्पोरिन ए एंड टैक्रोलिमस इज गिवन in 2 divided doses for 12 to 24 month, aiming for respective through level 80 to 120 nanogram per milliliter and 3 to 7 nanogram per ml। साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस को हम लोग 2 डिवाइडेड में देते हैं और 12 से 24 महीने तक दे सकते हैं, और इसका जो डोज होता है 80 से 100 नैनोग्राम पर ml के अनुसार देते हैं, और ये टैक्रोलिमस का 3 to 7 नैनोग्राम पर ml।
बोथ हैव ए स्ट्रॉन्ग स्टेरॉयड स्पेयरिंग पोटेंशियल, और दोनों में स्टेरॉयड स्पेयरिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड एक्यूट और एंड क्रोनिक नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ए रीनल बायोप्सी इज डन आफ्टर 2 to 3 years ऑफ द थेरेपी। ये साइक्लोस्पोरिन ए और टैक्रोलिमस का साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्रोनिक नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इसीलिए 2 से 3 साल ईयर के थेरेपी के बाद इसका रीनल बायोप्सी कराते हैं। पेशेंट रिसीव साइक्लोस्पोरिन हैव ए कॉस्मेटिक साइड इफ़ेक्ट, हर्सुटिज्म, गम हाइपरप्लेसिया, हाइपरटेंशन एंड हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। साइक्लोस्पोरिन के ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट कॉस्मेटिक भी होता है, जिसमें हर्सुटिज्म होता है, गम हाइपरप्लेसिया होता है, हाइपरटेंशन होता है और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होता है। ट्रीटमेंट विद द टैक्रोलिमस इज एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, एलिवेटेड ट्रांसएमिनेज, डायरिया, ट्रेमर्स, हेडेक और सीजर। टैक्रोलिमस का ये सब साइड इफ़ेक्ट होते हैं। Rituximab, this monoclonal anti-CD20 antibody has been used successfully in patients with steroid-dependent nephrotic syndrome with the remission lasting 16 to 18 months. Rituximab जो मोनोक्लोनल एंटी-CD20 एंटीबॉडी है, इसका प्रयोग स्टेरॉयड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किया गया है और इससे रिमिशन 16 to 18 मंथ तक मिलता है। रिपीट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में देयरफॉर भी नेसेसरी, इसमें रिपीट कोर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रीटमेंट विद द रितुक्सीमैब शुड बी लिमिटेड टू दोज हु फेल टू रिस्पॉन्ड द थेरेपी विद द अदर स्टेरॉयड स्पेयरिंग एजेंट। और रितुक्सीमैब को उपयोग हम लोग करते हैं जब दूसरे स्टेरॉयड स्पेयरिंग एजेंट फेल हो जाते हैं। पेशेंट शुड बी स्क्रीन फॉर इन्फेक्शन विद द हेपेटाइटिस बी, सी एंड HIV प्रायर टू इन्फ्यूजन। और इसको हम लोग प्रयोग करने से पहले पेशेंट का हेपेटाइटिस बी, सी और HIV स्टेटस देख लेते हैं। मॉनिटरिंग फॉर द साइड इफ़ेक्ट, सम ऑफ विच मे बी सीरियस इज रिक्वायर्ड। और इसमें साइड इफ़ेक्ट का मॉनिटरिंग करते रहते हैं, कभी कभी ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। डिफिनीशन फॉर द कोर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कई डिफिनीशन आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। रिमिशन, यूरिन एल्बुमिन नील और ट्रेस बाय डीप स्टिक फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज। यूरिन प्रोटीन लेस देन 4 grams पर मीटर स्क्वायर पर आवर, या और स्पॉट प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो लेस देन 0.2। अब रिमिशन हम लोग किसको कहते हैं? अगर यूरिन एग्जामिनेशन में नील या ट्रेस आता है लगातार 3 कंसेक्यूटिव डेज के लिए, या यूरिन प्रोटीन लेस देन 4 grams पर मीटर स्क्वायर पर आवर है, या स्पॉट प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो लेस देन 0.2 है। रिलैप्सेज, यूरिन एल्बुमिन 3+ to 4+ कंसेक्यूटिव डेज और प्रोटीनुरिया ग्रेटर देन 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर, और स्पॉट प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो ग्रेटर देन 0.2 हैविंग बीन इन रिमिशन प्रीवियसली। अगर कोई रिलैप्स उसको कहते हैं अगर कोई मरीज पहले रिमिशन में गया हो लेकिन बाद में जाकर के उसका सीरम एल्बुमिन 3+ या 4+ लगातार दिनों में आ रहा हो, या प्रोटीनिया ग्रेटर देन 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर के अनुसार हो, या स्पॉट प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो ग्रेटर देन 0.2 हो, तो इसको हम लोग जाकर के रिलैप्स बोलते हैं। फ्रीक्वेंट रिलैप्सर, 2 or more relapses in the first 6 months और 3 or more relapses in 12 months। फ्रीक्वेंट रिलैप्सर उसको बोलते हैं अगर 2 या 2 से अधिक रिलैप्स 6 महीने में हो जाए, या 3 या 3 से अधिक 12 महीने में रिलैप्स हो जाए। स्टेरॉयड डिपेंडेंस, 2 or 2 consecutive relapses when on alternate day steroid or within 14 days of its discontinuation। अगर जाकर के 2 या 2 से अधिक रिलैप्सेज हो जाए अल्टरनेट डे स्टेरॉयड थेरेपी पर, या विदिन 14 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, या 14 दिन स्टेरॉयड छोड़ने के बाद, तो इसको हम लोग स्टेरॉयड डिपेंडेंस बोलते हैं। स्टेरॉयड रेजिस्टेंस, absence of remission despite therapy with prednisolone at dose of
2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट और 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे फॉर द 6 वीक्स। अगर 6 सप्ताह के लिए अगर हम 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से देते हैं या 60 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर से देते हैं, अगर जाके पेशेंट रिमिशन में नहीं जाता है तो इसको हम लोग स्टेरॉयड रेजिस्टेंस बोलते हैं। कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम विद द ऑनसेट विद इन द 3 मंथ ऑफ द बर्थ। जन्म के 3 सप्ताह के अंदर अगर किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है बच्चे को, तो इसको हम लोग कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। कंप्लीट रिमिशन, नेगेटिव और ट्रेस डीप स्टिक ऑन द 3 और मोर कंसेक्यूटिव डेज, UPCR based on the first morning void or 24-hour urine sample less than 0.2 milligram per milligram और less than 4 milligram per meter square per day। कंप्लीट रिमिशन उसको बोलते हैं अगर यूरिन डीप स्टिक टेस्ट में 3 लगातार दिनों पर जाकर के नेगेटिव मिले, या UPCR जो फर्स्ट मॉर्निंग वॉइड स्टूल या 24 आवर यूनिट सैंपल में लेस देन 0.2 मिलीग्राम पर मिलीग्राम और लेस देन 4 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर मिले। कॉम्प्लिकेटेड रिलैप्स, ए रिलैप्स रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग: सीवियर इडिमा, सिम्टोमेटिक हाइपोवोलेमिया, AKI एक्यूट किडनी इन्फेक्शन रिक्वायरिंग IV एल्बुमिन इन्फ्यूज़न, थ्रोम्बोसिस और सीवियर इन्फेक्शन, एग्जाम्पल सेप्सिस, पेरिटोनाइटिस, निमोनिया, सेलुलाइटिस। कॉम्प्लिकेटेड हम लोग रिलैप्स उसको बोलेंगे अगर मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है और इनमें से कोई अगर सिम्टम मिले, जैसे सीवियर इडिमा, सिम्टोमेटिक हाइपोवोलेमिया, AKI एक्यूट किडनी इन्फेक्शन रिक्वायरिंग IV एल्बुमिन इन्फ्यूज़न, थ्रोम्बोसिस, सीवियर इन्फेक्शन जैसे सेप्सिस, पेरिटोनाइटिस, निमोनिया और सेलुलाइटिस। सिग्निफिकेंट स्टेरॉयड टॉक्सिसिटी, न्यू और वर्सनिंग ओबेसिटी, BMI, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स ग्रेटर देन 27 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट टू एडल्ट BMI, हाइपरग्लाइसेमिया, बिहेवियर और साइकेट्रिक डिसऑर्डर, स्लो ग्रोथ, वेलोसिटी, हाइट वेलोसिटी लेस देन 25th ऑफ द परसेंटाइल या हाइट लेस देन 3rd परसेंटाइल, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, वैस्कुलर नेक्रोसिस। सिग्निफिकेंट हाइपर स्टेरॉयड टॉक्सिसिटी किसको कहेंगे? अगर जाके उसको न्यू और वर्सनिंग ओबेसिटी हो जाए, BMI ग्रेटर देन 20 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाए इक्विवेलेंट टू एडल्ट BMI, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाए, बिहेवियर या साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाए, स्लो ग्रोथ हो जाए, हाइट वेलोसिटी लेस देन 25th परसेंटाइल और हाइट लेस देन 3rd परसेंटाइल, ग्लूकोमा हो जाए, कैटरैक्ट हो जाए और वैस्कुलर नेक्रोसिस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्या कॉम्प्लिकेशन है? द फॉलोइंग आर द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम: edema is controlled with the salt restriction and oral furosemide for 2 to 3 days. For massive edema, higher dosage of furosemide along with spironolactone and occasionally thiazide are needed. edema के लिए हम लोग जाकर के सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करते हैं और furosemide 2 से 3 दिन के लिए देते हैं, लेकिन मैसिव edema के लिए हाइयर डोज देते हैं spironolactone के साथ और कभी कभी थायराइड का प्रयोग करते हैं। इन्फ्यूजन ऑफ एल्बुमिन इज नेसेसरी इन केसेस वेयर एल्बुमिन सीरम एल्बुमिन लेवल आर लो आर कॉजिंग पुअर रीनल परफ्यूजन एंड ओलिगुरिया। एग्रेसिव यूज ऑफ डायरेटिक शुड हाउएवर बी अवॉइडेड। कभी कभी एल्बुमिन का इन्फ्यूजन करते हैं जब सीरम एल्बुमिन लेवल का काफ़ी कम हो जाता है, जिससे कि रीनल परफ्यूजन और ओलिगुरिया होने लगता है। एग्रेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स अवॉइड करते हैं। इन्फेक्शन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड स्टेरॉयड थेरेपी रेंडर चिल्ड्रन ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम और स्टेरॉयड थेरेपी में कभी कभी बच्चे में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन विथ एस निमोनियाई, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एंड वेरिसेला और कॉमन। और इसमें इन्फेक्शन जो है एस निमोनियाई और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म और वेरिसेला कॉमन होते हैं।
चिल्ड्रेन प्रेजेंट विद द सीरियस इन्फेक्शन एग्जाम्पल पेरिटोनाइटिस, सेलुलाइटिस, निमोनिया और मेनिंजाइटिस। बच्चों में सीरियस इन्फेक्शन प्रेजेंट करते हैं, जैसे पेरिटोनाइटिस, सेलुलाइटिस, निमोनिया और मेनिंजाइटिस। पेरिटोनाइटिस में मैनिफेस्ट विद द लो ग्रेड फीवर, डायरिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। पेरिटोनाइटिस में बच्चे में जो है लो ग्रेड फीवर, डायरिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मिलते हैं। दीज पेशेंट रिक्वायर प्रमोट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। और ये जो इन्फेक्शन वाले मरीज होते हैं इसमें तुरंत डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है। पेशेंट विद द वेरिसेला शुड रिसीव ओरल एसाइक्लोविर फॉर द 7 days। सीवियर इलनेसेस रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV एसाइक्लोविर। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अगर वेरिसेला इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें हम लोग एंटीवायरल ओरल एसाइक्लोविर 7 दिनों के लिए देते हैं और सीवियर इलनेस में IV एसाइक्लोविर देते हैं। इम्यूनाइजेशन विद द निमोकोकल एंड वेरिसेला वैक्सीन एडवाइज वंस द पेशेंट इज ऑफ स्टेरॉयड फॉर 4 weeks। और इसमें हम लोग 2 वैक्सीन ज़रूर देते हैं, निमोकोकल वैक्सीन और वेरिसेला वैक्सीन, जब मरीज स्टेरॉयड थेरेपी 4 सप्ताह तक नहीं लेता है। थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम आर एट रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस इन्वॉल्विंग द रीनल, पल्मोनरी और सेरेब्रल वेन। मतलब मरीज जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में रहता है उसको कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बोसिस होने का चांस रहता है, खासकर रीनल, पल्मोनरी और सेरेब्रल वेन का। एग्रेसिव यूज ऑफ डायरेटिक, वेनिफंक्चर ऑफ द डीप वेन्स एंड हाइपोवोलेमिया इंक्रीज रिस्क ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन। और ज़्यादा डायरेटिक यूज करने से, वेनिफैक्चर करने से और हाइपोवोलेमिया में ये थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट विद द लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन फॉलोड बाय ओरल एंटीकोगुलेंट इज रिकमेंडेड। और जब थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उसमें हम लोग लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन यूज़ कर सकते हैं और बाद में हम लोग ओरल एंटीकोगुलेंट्स देते हैं मरीज को। हाइपोवोलेमिया एंड एक्यूट रीनल फेल्योर। हाइपोवोलेमिया may occur during a serious disease relapse or following administration of diuretics, particularly in children with the poor oral intake, diarrhea and vomiting। कभी कभी हाइपोवोलेमिया होते हैं सीवियर डिजीज में, रिलैप्स में या डायरेटिक के प्रयोग के समय, और मरीज अगर पुअर इंटेक है, उसका डायरिया है और वोमिटिंग है। फीचर इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, लेथार्जी, डिजीनेस, लेग क्रैम्प्स, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिलेड कैपिलरी रिफिल, लो वॉल्यूम पल्सेज एंड कामी डिस्टल एक्सट्रीमिटीज। और हाइपोवोलेमिया में इस तरह का सिम्टम मिल सकते हैं। स्टेरॉयड टॉक्सिसिटी। रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड कोर्स ऑफ द स्टेरॉयड ऑफ्टन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी characterized by cushingoid features, short stature, hypertension, osteoporosis, raised intraocular pressure and cataract। अधिक दिनों तक हम स्टेरॉयड यूज करते हैं तो निम्न में से कोई टॉक्सिसिटी सब हो सकते हैं। टाइमली यूज ऑफ स्टेरॉयड स्पेयरिंग एजेंट, लिवामिशॉल, अल्कलाइडिंग एजेंट, साइक्लोफॉस्फामाइड, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, माइकोफेनोलेट इज रिकमेंडेड। और इन सब सिचुएशन में हम लोग स्टेरॉयड स्पेयरिंग एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे लिवामिशॉल, साइक्लोफॉस्फामाइड, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स एंड माइकोफेनोलेट। लॉन्ग टर्म आउटकम। चिल्ड्रन विद द मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम यूजुअली हैव एन एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस। अगर कोई चिल्ड्रन को MC-NC है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। Frequency of relapse decreased with the time and 85% patient achieve sustained remission by late adolescent। मतलब फ्रीक्वेंस जो बार बार होता है वो धीरे धीरे कमते जाता है और 85% मरीज जो है ना लेट एडोलेसेंट तक वो रिमिशन में आ जाते हैं। द इलनेस परसिस्ट लॉन्गर इन दोज विद द अर्ली ऑनसेट डिजीज एंड फ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग कोर्स। और इलनेस जो है ना उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है, जो कि बार बार परसिस्ट कर रहा है इलनेस और रिलैप्स बार बार हो रहा है, उसमें इसका आउटकम बहुत अच्छा नहीं है। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सर्च करें @DROS @DRUMS मेडिकल से करें।